वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास स्टार्ट हो चुका है। जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर करें और वॉइस आ रही है कि नहीं वो भी आप एक बार मुझे बता दें। जितना हो सके क्लास को जल्दी जल्दी से शेयर करो। किसी से कोई मुलाकात वो उधर डाल दे। जल्दी जल्दी से क्लास शेयर करें ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं अपने साथ कनेक्ट हो सके। और इस कोर्स के बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज होगा। अभी के लिए 6 क्लासेस हमारी रनिंग में है जो कि यूट्यूब चैनल पे ही चल रही है, जो कि अभी आई थिंक संडे तक कंटिन्यू रहेंगी। बट उसके बाद जो है ये यूट्यूब से हटके हैप्पी कोडिंग जो ऐप है हमारा, वहां पे लाइव आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और हैप्पी कोडिंग ऐप पे अगर आपको कंटिन्यू रखनी है क्लासेस तो उसके लिए आपको ये कोर्स जो है परचेज करना पड़ेगा, जिसके अंदर में आपके बिहार कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड जितने भी उसके अंदर में जो भी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट्स उसके अंदर में है, वो सारे सब्जेक्ट्स जो है आपको कवर अप करवाए जाएंगे। अभी के लिए 6 क्लासेस चल रही है, बट यूट्यूब पे आपको सारे जो कोर्स है, जो भी सिलेबस है, जो भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, वो सब आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस कोर्स का जो टोटल फीस है वो है 1500, बट अभी के लिए इस पे रीचा 999 नाम से एक कूपन कोड है जो कि आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये जो कोर्स है 999 रुपए के अंदर में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके कोर्स परचेज करें। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये 1500 से बढ़ के और ज़्यादा इसका जो फीस अमाउंट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, है ना। तो जितना जल्दी हो सके उसको परचेज करें और कोई भी क्लास जो है स्किप ना करें, क्योंकि संडे के बाद में क्योंकि क्लासेस लाइव नहीं रहेंगी यूट्यूब पे, वो सिर्फ हैप्पी कोडिंग ऐप पे रहेंगी, तो आपका कोई भी क्लास मिस आउट ना हो, इसलिए जितना जल्दी हो सके कोर्स को परचेज करें। ठीक है, तो अपना जो प्रीवियस क्लास था उसके अंदर में हमने डेटा टाइप पढ़ा था। अब डेटा टाइप से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं सबसे पहले। उसके बाद जैसा कि हमने थंबनेल पे आपने देखा होगा, आज का टॉपिक हमारा कौन सा है, वेरिएबल्स। बट वेरिएबल्स कवर करने से पहले हम इससे रिलेटेड जो भी डेटा टाइप टॉपिक हमारे पास था उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू एक बार कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिवीजन हमारा हो जाए। तो फटाफट से आप लोगों को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। कि यहाँ पे इन सब में से कौन सा डेटा टाइप है जो कि हम सी प्लस प्लस के अंदर में यूज करते हैं, या फिर आप ये बताएं कि इनके अंदर में से कौन सा डेटा टाइप है। फटाफट से आप लोगों को कमेंट करना है ताकि पता लगे कि आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना आपका ध्यान है क्लास के अंदर में। और मैं ये मान के चलती हूँ कि डेली जो नोट्स हैं वो आप लोग बना रहे हैं, और इवन आप लोगों को टेलीग्राम जो चैनल है वहां पे भी शाम को डेली नोट्स जो है अपलोड कर दिए जाते हैं। जितनी भी क्लासेस होती हैं दिन में, वो सारे के सारे शाम को आपको नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाते हैं। टेलीग्राम चैनल कौन सा है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल रहा होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर किया है अंकेश। यहाँ इन सब में से हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा टाइप है, दैट इज इंट। एरेज, क्लास, स्ट्रिंग नाम के हमारे पास कोई भी डेटा टाइप्स नहीं होते हैं। ठीक है, और इंट हम यूज करते हैं कोई भी इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाट इज द साइज ऑफ अ फ्लोट डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर में जो फ्लोट डेटा टाइप अपने पास है, जिसको हम यूज करते हैं कोई भी पॉइंटिंग वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए फॉर सिंगल प्रिसीजन की वैल्यूज को। तो फ्लोट जो डेटा टाइप है उसका क्या साइज हमारे पास है, यहाँ हमारे पास साइज होता है 4 बाइट। ठीक है, फ्लोट जो डेटा टाइप है उसका साइज होता है 4 बाइट। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। अब हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डेटा टाइप के 3 टाइप हमारे पास है। सबसे पहला हमने पढ़ा था प्री डिफाइंड, या फिर इनको हम कह सकते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स, राइट। सेकंड हमने पढ़ा था derived data types, and third one was user
डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो तीनों के अंदर में डिफरेंस क्या था? प्री डिफाइंड वो जो कि हमें सी लैंग्वेज बनाने वालों ने पहले से प्रोवाइड कर दी, डिराइव्ड डेटा टाइप्स वो जो कि हम इन प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स को यूज करके बनाने वाले हैं, और यूजर डिफाइंड वो जो कि हम खुद बनाएंगे, अपने खुद के डेटा टाइप्स हम बनाएंगे। तो यहाँ पे इन सब में से डिराइव्ड डेटा टाइप्स कौन सा है? आप लोगों ने आंसर किया है बी और सी। तो यहाँ पे डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर में हमारे पास आ जाता है एरे, इंट, फ्लोट, कैर, वॉइड, डबल, बूल, ये सब हमारे पास प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि हमें पहले से प्रोवाइड किए हुए हैं। बट एरे एक हमारे पास डिराइव्ड डेटा टाइप है जो कि हम इनको यूज करके आगे बनाने वाले हैं। कैसे बनता है, क्या होता है, वो हम सब आगे देखेंगे। बट हमारे पास डिराइव्ड डेटा टाइप कौन सा है यहाँ पे? फ्लोट, सॉरी एरे, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 4, विच डेटा टाइप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ट्रू फॉल्स वैल्यूज इन C++? इन सब में से कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो कि हम ट्रू और फॉल्स के लिए यहाँ पे यूज करते हैं? फटाफट से आप लोग आंसर करें। तो फर्स्ट हमारे पास है बिट, बूलियन या बूल या फिर लॉजिकल। यहाँ हमारे पास आता है 3 या फिर C। ओके, तो ट्रू फॉल्स हम समझ गए होंगे, या तो बुलियन होगा या फिर बूल होगा। बट क्योंकि बुलियन हमारे पास कोई कीवर्ड नहीं होता है, बुलियन हम कह सकते हैं डेटा टाइप हमारे पास है, बट ये डेटा टाइप हमारे पास नहीं है, हमारे पास है बूल, ठीक है। इसके लिए जो कीवर्ड हम यूज करेंगे वो कौन सा है? बूल है, जिसका कंप्लीट नाम अगर हम बोले तो वो होता है बुलियन। यूज करेंगे ट्रू और फॉल्स को स्टोर करवाने के लिए। और हमने ये भी बात करी थी, अब देखो ट्रू और फॉल्स जैसे हमने छोटी क्लासेस के अंदर में पढ़े थे कि अगर मैंने लिखा 5 = 5, है ना, पहले हम यही यूज करते थे इक्वल्स टू सिंबल। आज हम इसको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसको कहते हैं असाइनमेंट, बट वो हम बाद की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। बट अगर इसको भी हम हटा दें तो हमने लिखा 5 > 7, तो क्या 5 7 से बड़ा होता है? नहीं होता है, तो रिजल्ट क्या है यहाँ पे? फॉल्स है। या फिर अगर मैं लिखूं 5 = 7, ये भी फॉल्स है। या फिर मैं लिखूं 5 = 5, ये ट्रू है। तो ऐसे जो भी कंडीशंस हमारे पास होते हैं, दोनों तरफ जो भी कंडीशन है, अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है, उस अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है ट्रू और फॉल्स के अंदर में, उनको स्टोर करवाने के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं? बुलियन डेटा टाइप, ठीक है, जिसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे बूल, ना कि बुलियन। ये कीवर्ड हम यूज नहीं करेंगे, बूल कीवर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। और ट्रू जो है वो 1 को इंडिकेट करता है अगर हम इसको स्टोर करवाने की बात करें, और फॉल्स यहाँ पे 0 को इंडिकेट करता है। C++ से पहले हम कहें कि सी लैंग्वेज के अंदर में हमारे पास कोई बूलियन डेटा टाइप नहीं हुआ करता था। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो हमें याद रखना है कि ये सारे डेटा टाइप एज इट इज हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर में थे, बट सी लैंग्वेज में ये बूलियन डेटा टाइप हमारे पास नहीं था। बूल नाम का जो डेटा टाइप है, वहां पे हमारे पास एक ही ऑप्शन था, अगर ट्रू है तो ट्रू को हम एज ए 1 हम स्टोर करवाते थे, और फॉल्स को एज ए 0 हम स्टोर करवाते थे। बूलियन डेटा टाइप हमारे पास नहीं था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ साइज ऑफ कैर इन C++? अब देखो ये साइज ऑफ क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन होता है। अब क्योंकि हम फंक्शन से अवेयर नहीं है, तो मैं सिंपल सा इतना बता देती हूँ, जब भी हम कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे, हमने लिखा साइज ऑफ, और इसी तरीके से सेम होना चाहिए, हर एक कैरेक्टर स्मॉल होना चाहिए, साइज ऑफ, ना कोई बीच में स्पेस है। अब ये जो ब्रैकेट है, इसके अंदर में हम जिस भी डेटा टाइप का नाम लिखेंगे, इस कंप्लीट फंक्शन का, ये क्या है? ये एक फंक्शन है। अब फंक्शंस क्या होते हैं, क्या वो रिटर्न करते हैं, वो सब हमें बाद में देखने की चीज है। बट अगर हम इसके ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीज लिखेंगे, चीज यानी कि कोई हमने वैल्यू लिख दिया, कोई डेटा टाइप हमने लिख दिया, तो ये क्या करता है, उस डेटा टाइप का जो साइज है वो ये रिटर्न करके देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया बूल। अब बूल जो डेटा टाइप है उसका साइज होता है 1 बाइट, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा हमारे पास? 1। वहीं पे अगर मैंने यहाँ लिखा, मैंने लिख दिया यहाँ पे 18.58, अब ये एक वैल्यू है, और ये किस टाइप का वैल्यू है? हम पॉइंटिंग वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए दो डेटा टाइप यूज करते हैं, एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल, राइट। बट हमने बात करी थी कि अगर कोई भी वैल्यू हमने लिख दिया, हमने लिखा 18.58, हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया कि इस वैल्यू का टाइप क्या होने वाला है, ये फ्लोट होने वाली है या फिर ये डबल होने वाली है। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा ये वैल्यू का टाइप क्या होगा? डबल होगा। तो यानी कि ये वैल्यू किस टाइप का है? डबल टाइप का है। तो डबल जो डेटा टाइप होता है उसका साइज क्या होता है हमारे पास? 8 बाइट।
तो ये इस केस में क्या रिटर्न करेगा 8। तो क्योंकि हमने यहाँ पे साइज ऑफ के अंदर में क्या लिखा हुआ है, दिस इज कैरेक्टर डेटा टाइप, और कैरेक्टर डेटा टाइप का साइज हमारे पास कितना होता है, ओनली 1 बाइट। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, ए। आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है, ठीक है। तो साइज ऑफ याद रखना, अगर कभी पूछ ले कि साइज ऑफ का काम क्या होता है। दूसरा मैं ये भी बता दूं कि इस साइज ऑफ के अंदर में, जैसे कि अगर मैंने लिखा साइज ऑफ, मैंने लिखा 7 + 8.5। अब बताओ आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा। देखो अगर हम बात करें तो साइज ऑफ हमेशा अपने माइंड में रखना, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू का साइज बताएगा। अब क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं एक हमारे पास 7 है और ये प्लस आ गया बीच में, और दूसरा हमारे पास 8.5 है। वैसे तो अगर इस कंप्लीट की हम बात करें 7.85 की, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ अलग रिजल्ट हमारे पास आ रहा होगा। बट क्योंकि साइज ऑफ का काम नहीं है एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ साइज बताने का। तो ये क्या करेगा, इन दोनों वैल्यूज को ये देखेगा। अब इन दोनों वैल्यूज में से ये वाला जो 7 है ये है इंटीजर टाइप वैल्यू, और ये जो 8.5 है ये किस टाइप का वैल्यू है, डबल टाइप का वैल्यू है, राइट। अब ये दोनों का साइज रिटर्न नहीं करेगा, ये इन दोनों में से सिर्फ एक का साइज रिटर्न करेगा। अब वो एक का किसका करेगा, तो जो भी वैल्यू लार्जर साइज की होगी ये उसका साइज जो है रिटर्न कर देगा। स्टैट जो है बहुत जल्दी आ जाएगा, रीजनिंग वगैरह सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी आ जाएंगे, और जो कि आप लोगों को हैप्पी कोडिंग ऐप पे अवेलेबल होंगे, है ना। तो फटाफट से कोर्स जो है आप लोग खरीदें, उसके बाद आपको सारे कोर्स जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें इंटीजर जो है, इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट और डबल का साइज कितना होता है 8 बाइट। तो दोनों वैल्यूज में से लार्जर साइज का वैल्यू कौन सा है, डबल। तो ये डबल का साइज रिटर्न करेगा, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 बाइट, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। या फिर अगर मैंने यहाँ साइज ऑफ के अंदर में कुछ ऐसा लिखा होता, अब ये आप लोगों को बताना है। मैंने यहाँ लिखा ये एक ए कैरेक्टर है, प्लस मैंने लिखा 70। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे फटाफट से बता दो कि यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जो है क्या आने वाला है। हाँ जी, सारे सब्जेक्ट्स जो है आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। 70 कैसे आ सकता है, साइज ऑफ का काम है, ये साइज बताएगा, ये वैल्यू नहीं बताएगा, ये वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। जो बड़ी साइज का वैल्यू है, ये जो बड़ी साइज का वैल्यू है उसका साइज रिटर्न करेगा। यहाँ पे ए जो है ये कैरेक्टर टाइप वैल्यू है, ये 70 जो है ये एक इंटीजर टाइप वैल्यू है। तो कैरेक्टर का साइज 1 बाइट होता है और इंटीजर का साइज जो है वो 4 बाइट होता है। तो बड़ा साइज किसका हुआ, इंटीजर का। तो ये इंटीजर का साइज रिटर्न करेगा, तो क्या रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा, ठीक है। 70 रिटर्न नहीं करेगा, तो ये याद रखना। और दूसरा चीज अगर आपके माइंड में आया हो कि ये हमने ए एक कैरेक्टर लिखा हुआ है और ये 70 है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करने की बात करें, हमने बेशक इसको यहाँ पे नहीं लिखा, हमने अलग से लिखा a + 70, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास। क्या हम कैरेक्टर को एक जो कांस्टेंट है उसके साथ ऐड कर सकते हैं, क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है या फिर यहाँ कोई गड़बड़ हमने करी है। देखो ये बिल्कुल वैलिड है। यहाँ पे जब हमने कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करी थी तो मैंने बताया था आप लोगों को, आस्काई टेबल के थ्रू हम हर एक कैरेक्टर को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनली वो किसके अंदर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, वो डेसिमल नंबर के अंदर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और हमने बात करी थी कि जो कैपिटल ए लेटर है उसका जो डेसिमल है वो क्या होता है 65, स्मॉल ए का डेसिमल क्या होता है 97, जैसे 0 है, 0 का डेसिमल होता है 48। तो ये सब आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे जो ए है, ए कैरेक्टर है, इसका डेसिमल नंबर क्या होता है 65 + 70। तो इन दोनों को ऐड करके फाइनली हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। कैरेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं कैसे, उसके डेसिमल के थ्रू, क्योंकि जो हम कह सकते हैं फाइनली इसको हम जो कंपाइलर है वो इसको एज अ 65 ही देख रहा होगा, ना कि एज अ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच डेटा टाइप कैन स्टोर अ वाइड कैरेक्टर इन C++। यहाँ पे वाइड कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। जब भी हम कैर डेटा टाइप की हम बात करते हैं तो कैरेक्टर का जो रेंज है वो हमने देखा था -127 टू +128 -128 टू +127, ये हमारे पास रेंज था, राइट। अगर हमें इससे ज्यादा मैक्सिमम लेंथ के कुछ
कैरेक्टर्स चाहिए हो या फिर हमें ज्यादा कैरेक्टर्स, ज्यादा रेंज तक के कैरेक्टर्स चाहिए हो, उस केस में हमारे पास बाद में, पहले जब C++ था इसके किसी दूसरे वर्जन के अंदर में ही आया था, वो मुझे याद नहीं है, तो वो आप लोग चेक कर लेना। बाकी वाइड जो कैरेक्टर है वो हमारे पास बाद में आया था, बट हो सकता है अगर जो एग्जाम बनाने वाला है अगर वो करंट पे वर्क कर रहा है तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वाइड कैरेक्टर के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, तो इसके लिए हम wcat ये डेटा टाइप हम यूज करते हैं। ठीक है, wcat, तो wcat ऐसा मत करके आ जाना, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। wcat इसको याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड C++ डेटा टाइप, इन सब में से कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो कि डेटा टाइप नहीं है C++ लैंग्वेज के अंदर में, तो फटाफट से बताओ ABCD इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वैलिड डेटा टाइप नहीं है। डेसिमल या फिर लॉन्ग। देखो हमने पढ़ा था कि हर एक जो डेटा टाइप है, जैसे हम कैर की बात करें, हम शॉर्ट की बात करें, हम इंट की बात करें, हम लॉन्ग की बात करें या फिर लॉन्ग की बात करें, ये हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। और हमारे पास फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल भी आ जाता है। तो हर एक डेटा टाइप के 2 पार्ट्स होते हैं, साइंड एंड अनसाइंड। तो ये दोनों तो हमारे पास है, राइट, इन दोनों को हम यूज करते हैं, साइंड कैर, अनसाइंड कैर। और बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, जैसे मैंने लिखा इंट। अब ये वाला जो इंट है ये बाय डिफॉल्ट साइंड है या फिर अनसाइंड है, फटाफट से बताओ। ये जो इंट है ये इंट ये बाय डिफॉल्ट साइंड है या फिर अनसाइंड है। लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग हमारे पास डेटा टाइप होता है, लॉन्ग भी होता है और लॉन्ग डबल भी होता है, लॉन्ग डबल। ठीक है, डेसिमल नहीं होता है, ये हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, साइंड होता है। वेरी गुड, बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, साइंड होता है। अगर हम इसको लिखें, हमने लिखा साइंड इंट तब भी ये साइंड ही है, हम सिर्फ इंट लिख दें तब भी ये साइंड इंट ही है। अगर हमें इसको अनसाइंड बनाना है देन हम अनसाइंड कीवर्ड को यूज करेंगे, और अनसाइंड का मतलब है कि आप इसमें कोई भी साइन वाला वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। जैसे कि अब इसके अंदर में हम स्टोर करवाना चाहें जैसे -27, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, बिना साइन वाले वैल्यूज हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इन सब में से कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो कि यूजर डिफाइंड है। कौन सा डेटा टाइप यहाँ पे यूजर डिफाइंड है इन चारों में से। बिल्कुल स्ट्रक्ट, क्योंकि अगर हम इनकी बात करें इंट फ्लोट डबल, ये तो हमारे पास प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, राइट, बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। तो हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते, बट अभी के लिए हमें इतना ही याद रखना है कि ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। व्हाट इज द साइज ऑफ डबल डेटा टाइप इन C++, जो डबल डेटा टाइप है उसका साइज क्या होता है, फटाफट से आंसर करो। डबल डेटा टाइप का क्या साइज होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 8 बाइट। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच डेटा टाइप विल यू यूज टू स्टोर अ नंबर विद अ फैक्टोरियल पार्ट, एंड एक ऐसा नंबर है जिसका कुछ फैक्टोरियल पार्ट है, यानी कि पॉइंट वाला कोई वैल्यू है। मोर प्रिसीजन देन फ्लोट, फ्लोट से ज्यादा प्रिसीजन, फ्लोट काम करता है सिंगल प्रिसीजन पे, और इससे ज्यादा अगर हमारे पास प्रिसीजन की वैल्यू है तो उसके लिए आप इन सब में से कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे। बिल्कुल करेक्ट बी, हमें देख के पता लग रहा है कि फ्लोट तो इसने खुद ही मना कर दिया, कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए होता है, इंटीजर को स्टोर करवाने के लिए होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। कौन सा हुआ, डबल, और डबल हम यूज करते हैं डबल प्रिसीजन की वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए, है ना। व्हाट इज द साइज ऑफ बूल टाइप इन C++, जो बूलियन डेटा टाइप है उसका क्या साइज होता है यहाँ पे, 1 बिट 1 बाइट या 2 बाइट, या ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है, क्या इसका साइज होता है, फटाफट आंसर करो। बुलियन जो डेटा टाइप है उसका क्या साइज होता है।
नहीं, 1 बाइट होता है। हर एक जो डेटा टाइप अभी तक हमने पढ़े हैं उन सबके साइज हमने बाइट में पढ़े हैं, बिट्स में हमने नहीं पढ़े हैं। 1 बाइट जो है उसके अंदर में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो बिट्स तो बहुत छोटा हो जाता है। तो जो बूलियन डेटा टाइप है उसका साइज होता है हमारे पास 1 बाइट, और जो कैरेक्टर डेटा टाइप है उसका साइज भी 1 बाइट होता है। और हमारे पास C++ में ये बूलियन और कैरेक्टर ये दोनों ही ऐसे डेटा टाइप हैं जिनका साइज ओनली 1 बाइट होता है, ठीक है। विच इज नॉट अ वैलिड C++ डेटा टाइप, इन सब में से कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो कि C++ के अंदर में वैलिड नहीं है? अनसाइंड इंट, लॉन्ग फ्लोट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट। अनसाइंड इंट, लॉन्ग फ्लोट, बी, बिल्कुल। ऐसा हमारे पास कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है। अनसाइंड इंट, साइंड इंट नहीं ये दोनों हमारे पास हो सकते हैं। शॉर्ट इंट होता है, अगर हम शॉर्ट डेटा टाइप की बात करें हम उसको सिर्फ शॉर्ट भी लिख सकते हैं, हम उसको शॉर्ट इंट भी लिख सकते हैं, हम उसको इंट शॉर्ट भी लिख सकते हैं। इवन हम इन सब के आगे अगर साइंड लगा दें, बाय डिफॉल्ट वैसे भी साइंड है, अगर साइंड लगा दें तो भी ये सब साइंड ही रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम शॉर्ट डेटा टाइप को लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वैलिड। लॉन्ग लॉन्ग इंट भी हमारे पास होता है। जो जैसे अगर हम लॉन्ग इंट की बात करें, ये हमारे पास एक डेटा टाइप होता है, सबसे पहले इंट आता है फिर लॉन्ग इंट आता है। अब इससे आगे जो रेंज वाला है या इससे ज्यादा साइज वाला जो है वो होता है लॉन्ग लॉन्ग। अब इसके साथ में अगर आप चाहें तो इंट भी यूज कर सकते हैं, या तो सिर्फ लॉन्ग लॉन्ग लिख सकते हैं या फिर लॉन्ग लॉन्ग इंट भी लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वैलिड, बट लॉन्ग फ्लोट इज नॉट वैलिड। डबल होता है, डबल डेटा टाइप, और इससे ज्यादा साइज वाला हमारे पास लॉन्ग डबल भी होता है, ठीक है। दोनों अलग है, सेम नहीं है। एक डबल होता है, एक लॉन्ग डबल होता है। इससे ये 8 बाइट का होता है और ये कुछ 16 बाइट का होता है, ठीक है, लॉन्ग डबल। तो लॉन्ग फ्लोट नहीं होता हमारे पास। आगे चलते हैं, डेटा टाइप्स खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो हमने कीवर्ड्स, टोकन्स पढ़े थे, और उनमें से एक टोकन था हमारे पास आइडेंटिफायर, राइट। तो क्या होता है आइडेंटिफायर? क्या पढ़ा था हमने आइडेंटिफायर के अंदर में? किस पर्पज से हम आइडेंटिफायर्स को यूज करते हैं, बताओ फटाफट से। अभी तक हमने कीवर्ड पढ़े थे, कीवर्ड के अंदर में कुछ कीवर्ड जैसे कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, साइंड, अनसाइंड, ये सब हमने देख लिए, वॉइड भी हमने देखा। तो नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर हमने पढ़ा था, तो क्या मतलब होता है आइडेंटिफायर का, या फिर किस पर्पज से हम इसको यूज करते हैं? बताओ, आंसर करो, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? नहीं पता? 2 दिन पहले का ही टॉपिक था, इतना जल्दी भूल गए आप लोग? ऐसे तो कैसे काम चलेगा? अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स बाकी हैं आप लोगों को पढ़ने, अभी तो सिर्फ 6 ही क्लासेस चल रही हैं, अभी तो और भी काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। फिर वो सब आपको पैरेलल में पढ़ने पड़ेंगे, तो ये सब तो कहीं माइंड में रहेगा ही नहीं फिर तो आप लोगों के। तो थोड़ा सा अपनी जो लर्निंग पावर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करो, है ना। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जब भी मैंने एक वर्ड बताया था, नामकरण, तो जब भी हमें किसी चीज का नाम रखना हो तब हम आइडेंटिफायर्स को यूज करते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें हमारे कोड के अंदर में या हमारे C++ लैंग्वेज के अंदर में जिन सब का नाम हम खुद रखते हैं, एक ऐसा नाम जो कि क्या हो, यूजर डिफाइंड हो। तो अब इसके अंदर में हमारे पास काफी सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, एरे नेम, पॉइंटर नेम, काफी सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, तो बोलने के बाद याद आया, कोई बात नहीं, बट थोड़ा चीजों को माइंड में रखो, है ना। वी यूज वेरिएबल्स टू नेम द मेमोरी इन रैम, यहीं से देख के बता सकते थे। देखो, अब यहाँ पे ये जो बात आई है मेमोरी इन रैम, इससे हमने एक चीज पहले डेटा टाइप के, जब हमने डेटा टाइप पढ़े थे उस टाइम पे हमने डिस्कस करी थी कि ये हमारे पास रैम का स्ट्रक्चर है, और रैम के अंदर में हमारे पास मिलियंस ऑफ बिट्स होते हैं, एक एक बिट, है ना, सॉरी बाइट्स होते हैं हमारे पास। तो हर एक सेल का जो साइज होता है वो क्या होता है, हर एक सेल का साइज इज इक्वल्स टू 1 बाइट, राइट। हर एक सेल का अपना एक साइज होता है, हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। क्या होता है? एड्रेस। अब ये जो एड्रेस है
ये कुछ हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर में होते हैं। ध्यान से सुन लेना इस चीज को, हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल नंबर्स अगर आप लोगों ने कभी पढ़े हों तो हेक्साडेसिमल नंबर्स वो होते हैं जो कि A to F एंड 0 to 9 से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं ABC 1 2 3, ठीक है, तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर अपने पास है। या फिर मैं लिखूं, जैसे अगर मैं लिखूं XYZ 3 4 5, तो ये एक इनकरेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर होगा क्योंकि इसका रेंज सिर्फ कितना होता है, A to F तक ही होता है। तो यहाँ हमने ABC यूज किया था, बिल्कुल करेक्ट था। XYZ जो कि इसके रेंज से बहुत आगे चला गया, एक इनवैलिड है। तो बेसिकली हमारे पास कुछ हेक्साडेसिमल नंबर्स के अंदर में एड्रेसेस होते हैं। अब देखो दूसरा चीज ये कि मैंने कोई भी नंबर यहाँ स्टोर करवाया, हमने स्टोर करवाना है 4। अब 4 क्योंकि इंटीजर टाइप का वैल्यू है जिसका साइज होता है 4 बाइट, तो ये मेमोरी में जाके कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा, पूरे के पूरे 4 बाइट। अब 4 बाइट है तो इसने 4 सेल्स को ऑक्यूपाई किया, हर एक सेल का जो साइज है वो 1 बाइट है, तो इस अकॉर्डिंग इसका साइज जो 4 बाइट है तो इसने 4 जो बाइट है उनको ऑक्यूपाई किया रैम में जाके। अब क्योंकि हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, तो हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होगा। सपोज इस सेल का कोई भी एड्रेस हमारे पास है AB 1 4 5 F3 2, ऐसा कुछ भी इसका एड्रेस है। अब मैं कहूं आपको कि जब भी हमें इस 4 को मेमोरी में स्टोर करवाना है, वहां से एक्सेस करना है, तो हम इस एड्रेस को यूज कर रहे होंगे। अब ये तो सिर्फ एक वैल्यू का बात है, सिर्फ 4 की बात हो रही है। अब हमारे पास बहुत सारा डेटा हमारे पास हो सकता है, बहुत लार्ज अमाउंट डेटा पे हम लोग काम करते हैं। सिर्फ एक ही डेटा, छोटा सा डेटा तो होता नहीं है। अगर हम अपनी बात करें कि हमारा जो भी हम कॉलेज के अंदर में है, कहीं पे भी स्कूल की बात करें, तो अगर हमारे क्लासरूम के अंदर में 50 भी स्टूडेंट हैं, तो 50 स्टूडेंट का नेम, 50 स्टूडेंट का रोल नंबर, 50 स्टूडेंट की फी, कितना सारा डेटा हमारे पास हो सकता है। इतने सारे क्या हम एड्रेसेस याद रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रख सकते। तो एक की ही बात करें, क्या हम इसी को याद रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रख सकते, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्या सॉल्यूशन निकाला इस चीज को कि हम एक काम करते हैं कि जो मेमोरी हमने बनाया है उस मेमोरी को हम अपनी तरफ से नाम दे देते हैं। अब देखो मेमोरी को नाम देने से पहले दूसरा चीज ये कि हमने कोई भी प्रोग्राम अपना लिखा और इसके अंदर में हमने इसी को 4 को स्टोर करवाने के लिए, या फिर हमने कोई एक ऐसा स्पेस बनाना है हर बार मेमोरी में जहां जो भी यूजर है वो अपना कोई भी एक वैल्यू ले जाके स्टोर करवा दे। या फिर हम बात करते हैं 2 वैल्यू की, हमने एक कोड बनाया, हमने एक प्रोग्राम बनाया एडिशन के लिए। अब यहाँ पे हमने यूजर को 2 चॉइसेस दी हैं, 2 नंबर वो इनपुट करेगा और लास्ट में हम उसको एक रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करके दे देंगे। तो सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स को यूजर से इनपुट लेना है। अब इनपुट लेंगे तो कहीं ना कहीं वो जाके स्टोर होगा, राइट। जैसे हम बात करें कि मैं आपको कोई भी चीज बता रही हूँ तो वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रही है, राइट। अब आप सबसे पहले उसको अपने माइंड में रखोगे, फिर जाके आप उसको एनालाइज करोगे, तब जाके आप मुझे उसका आंसर करोगे। सेम एज जो यूजर से हमने इनपुट लिया, तो ये जो 2 वैल्यू है सबसे पहले हमें इनको रैम में स्टोर करवाना होगा। उसके बाद उन पे जो भी मैनिपुलेशन हमें करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करवाना है, उसके बाद फाइनली हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा, फिर वो हमें यूजर को दिखाना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे मोटा मोटी 3 जो वैल्यू है वो हमें स्टोर करवानी है रैम के अंदर में, राइट। अब सबसे पहला फर्स्ट टाइम ये कोड जो है एग्जीक्यूट हुआ, और सपोज करो कि फर्स्ट टाइम में एक को स्पेस मिल गया यहाँ, दूसरे को यहाँ और तीसरे को यहाँ, ठीक है। 4 बाइट के हैं, इंटीजर की हम बात कर रहे हैं, तो तीनों को स्पेस मिल गया। नेक्स्ट टाइम हमने जब भी सेकंड टाइम अपना कोड बंद करके एप्लीकेशन को वापस रीलोड किया, वापस से हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया, तो हो सकता है इनको कहीं दूसरी जगह एड्रेसेस मिल जाए। अब पहले सपोज करो इनके पास एड्रेसेस थे, एक ये एड्रेस था इस वाले मेमोरी का, इसका एड्रेस है सपोज ABC 1 2 3 कुछ, ये तो बहुत इजी सा है। और यहाँ पे सपोज AB 1 4 3 9 9, हाँ हो सकता है, और F, ठीक है, ये 3 एड्रेसेस हैं। अब नेक्स्ट टाइम हमने एग्जीक्यूट करवाया तो इनको कुछ और ही एड्रेसेस मिल गए, तो हमारे तो एड्रेस भी फिक्स नहीं है ना, क्योंकि मेमोरी के अंदर में जो हमारे पास स्पेस है हमने कोई फिक्स नहीं कर दिया कि उसी एड्रेस पे हर बार हमारा वैल्यू जाके स्टोर होगा, फिक्स नहीं किया है हमने। तो हमने इस चीज का एक सॉल्यूशन निकाला कि हम एक काम करते हैं, हम अपनी तरफ से जो भी मेमोरी है उसको अपनी तरफ से एक नाम दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस वाले मेमोरी को हमने किसी भी मेमोरी को, जैसे हमें ये वाला वैल्यू स्टोर करवाना है, तो ये वैल्यू जहां पे भी जाके स्टोर होगा इसको हम नाम दे देंगे
हम a तो नहीं दे सकते, वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। हमने इसका नाम दिया num1। ये वैल्यू जहाँ पे भी मेमोरी में जाके स्टोर होगा ये, उस मेमोरी का नाम हो जाएगा num2, और ये जहाँ पे भी जाके स्टोर होगा इसका नाम हो जाएगा num3। ABC भी हम रख सकते थे, सिंपल सा। तो कहने की बात अब ये है कि हमने इन मेमोरीज को अपनी तरफ से नाम हमने दे दिया। अब हमें एड्रेस पे काम करने की जरूरत नहीं है, या फिर हमें बार बार जो एड्रेसेस चेंज हो रहे हैं, हम जितने नंबर ऑफ टाइम अपना जो एप्लीकेशन है उसको री एग्जीक्यूट हम करवाएंगे तो बार बार एड्रेसेस चेंज होते रहेंगे। तो हमें इस बार वो इश्यू भी नहीं है। हमारा जब भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा, इस वाले नंबर को जहां पे भी मेमोरी मिलेगा उस मेमोरी का नाम हो जाएगा num1, इसको जहां पे भी मेमोरी मिलेगा इसका नाम हो जाएगा num2, और इसका नाम हो जाएगा num3। तो अब हमें एड्रेसेस के साथ में माथाफोड़ी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम काम करेंगे वेरिएबल्स पे, यानी कि हमने किया क्या, हमने किया कि जो भी हमारे पास मेमोरी है रैम के अंदर में, जो भी हम वैल्यू स्टोर करवाने वाले हैं उसको हमने अपनी तरफ से कोई भी नाम दे दिया। नेम द मेमोरी इन रैम, ठीक है, उस मेमोरी लोकेशन को हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ स्टोरेज एरिया टू स्टोर डेटा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम ऑफ एनी मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मेमोरी लोकेशन का नाम है सिर्फ और सिर्फ। तो ये एक ऐसा एरिया होता है जहां हम अपना वैल्यू स्टोर करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं उन सबको स्पेस कहाँ मिलता है? मेमोरी के अंदर में, जहां फिर हम अपना जो भी डेटा स्टोर करवाना है वो हम स्टोर करवा सकते हैं। नाम का दिक्कत तो खत्म ही हो गया। विच रिजर्व स्पेस इन रैम। वेरिएबल नेम इज जस्ट अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो वेरिएबल क्या होता है? सिर्फ जो मेमोरी लोकेशन है उसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हमारे द्वारा दिया गया नाम। ठीक है, जो कि हम कुछ भी रख सकते हैं। अब कुछ भी में क्या रख सकते हैं? तो वो आइडेंटिफायर्स वाले रूल्स याद हैं, हमने पढ़ा था, कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z एंड अंडरस्कोर एंड 0 to 9 डिजिट, ये सब हमारे नाम के अंदर में हो सकता है। ठीक है, जैसे हम किसी का नाम रखना चाहें नम, बिल्कुल हो सकता है, num1 बिल्कुल हो सकता है। क्या वन num1 ऐसा हो सकता है? नहीं, फर्स्ट लेटर कैन नॉट बी डिजिट। ओके, सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है, अंडरस्कोर नाम ये भी हो सकता था, जरूर नहीं नम ही हम नाम रखें, कुछ भी हम नाम रख सकते हैं जो हमारे माइंड में आए। बेसिकली हम वो नाम रखते हैं जिस पर्पज से हम उस वेरिएबल को यूज करने वाले हैं। इट इज नेसेसरी टू डिक्लेयर आइडेंटिफायर्स। अब ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहता है और ये हमें आगे भी बहुत हेल्प करेगा। क्या कह रहा है कि जितने भी आइडेंटिफायर्स हमारे पास होते हैं, आइडेंटिफायर्स के बारे में हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था आइडेंटिफायर के टाइम पे, कि जो कंपाइलर होता है, हमारे पास टोटल 5 टोकन होते हैं। उन 5 टोकन में से जो आइडेंटिफायर वाला टोकन है उसके बारे में कंपाइलर कुछ भी नहीं जानता। राइट, क्यों नहीं जानता? क्योंकि दुनिया में कितने सारे नाम हम बना सकते हैं, सारे नाम सिखा पाना कंपाइलर को दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हमने पूरी चॉइस यूजर पे छोड़ दी, यानी कि हमारे ऊपर छोड़ दी, हम प्रोग्रामर्स जो कोड लिखने वाले हैं उन पे छोड़ दी कि आप कुछ भी नाम इसका रख सकते हैं। तो कंपाइलर जो है वो इनको नहीं जानता है। अब कंपाइलर क्योंकि सब कुछ तो हमें कंपाइलर को बताना ही पड़ेगा, बिना कंपाइलर को बताए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम कैसे बताएंगे? तो हम उस चीज को करेंगे डिक्लेयर। जैसे कि इसको हम कुछ इस तरीके से मान सकते हैं कि मैं कोई चीज नहीं जानती, आपकी कोई ऐसा सीक्रेट है, आपका कोई ऐसा चीज है जो मैं नहीं जानती, तो आप मुझे बताने के लिए उसको क्या करेंगे? मुझे मैसेज कर दिया, या इस तरीके से, है ना। तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या होता है? कंपाइलर के लिए एक मैसेज होता है जिससे कि कंपाइलर समझ जाता है कि ये आइडेंटिफायर किस टाइप का है। ये कोई वेरिएबल है, ये कोई फंक्शन है, ये कोई एरे है, या फिर ये कोई स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, एनम, कोई पॉइंटर, क्या है। ठीक है, तो वो ये कैसे डिफरेंशिएट करता है? उसके डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को देख के। तो यानी कि हमें सिर्फ इतना सा समझना है कि वेरिएबल मेमोरी का कोई भी नाम होता है जो कि हम अपनी तरफ से रख रहे होते हैं। अब उसको रखेंगे तो उसके लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं उसको कहते हैं हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, जो कि कंपाइलर को हेल्प करता है ये समझने में कि ये एक आइडेंटिफायर है, यानी कि हमारे कोड में लिखा हुआ एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कंपाइलर नहीं जानता। अब वो कुछ भी हो सकता है, तो क्योंकि हम अभी वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल भी एक आइडेंटिफायर ही होता है। तो आइडेंटिफायर यानी कि वेरिएबल का नाम जब भी हम रखेंगे तो वो रूल्स को हम याद जो है ध्यान में रखते हुए उसका नाम रखेंगे। दूसरा चीज, उसके डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को, जो कि हम अभी आगे सीखेंगे, उसको भी हम ध्यान में रखते हुए एक वेरिएबल को हम बनाएंगे। ठीक है,
अभी हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर से जा रहा हो, बट आगे थोड़ी देर में आप लोगों को खुद ब खुद समझ आ जाएगा। 2 मिनट का वेट करो। तो अब जो भी वेरिएबल है, अब वेरिएबल को रैम के अंदर में कितना स्पेस मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा डेटा टाइप, जो कि हमने पढ़े हैं। अगर हमें कोई भी इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करवाना है तो उस वेरिएबल का टाइप क्या होगा? इंट। अगर हमें कोई पॉइंटिंग वैल्यू स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम फ्लोट और डबल डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी डेटा टाइप हम लिखेंगे कि ये वेरिएबल जो है इस डेटा टाइप का होना चाहिए, तो कंपाइलर उसके अकॉर्डिंग उसको स्पेस जो है एलोकेट करवा के दे देगा। अब कैसे देगा वो हम अभी 2 मिनट के बाद में देखने वाले हैं। memory is not allocated to any variable at the time of variable declaration। अब ये स्टेटमेंट जो है ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख ही देती हूँ कि मैंने कोई भी वेरिएबल बनाया, मैंने लिखा int और num, इस तरीके से ये हमारे पास एक वेरिएबल बन जाएगा रैम के अंदर में। तो इसको रैम में जाके 4 बाइट ऑक्यूपाई करवाने हैं, बट ये ऑक्यूपाई होंगे कब? यानी कि उस वेरिएबल को रैम के अंदर में स्पेस कब मिलेगा? तो हर एक चीज को, चाहे वो कोई फंक्शन हो, कोई वेरिएबल हो, कोई पॉइंटर हो, कोई एरे हो, कोई भी चीज हमारे कोड के अंदर में हो, उन सबको मेमोरी के अंदर में यानी कि रैम के अंदर में स्पेस कब मिलता है? वो सिर्फ और सिर्फ रन टाइम पे मिलता है। आप लोगों को आगे कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन जैसा नाम भी सुनने को मिलेगा, बट कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। कंपाइल टाइम में भी मेमोरी रन टाइम पे ही मिलती है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि दोनों में रन टाइम और कंपाइल टाइम में क्या डिफरेंस होता है। बट फॉर नाउ हमेशा याद रखना, कोई भी चीज क्यों ना हो, इस चीज को लिख लेना, कोई भी चीज हमारे कोड के अंदर में क्यों ना हो, चाहे वो वेरिएबल हो, कोई फंक्शन हो, कोई भी चीज, हर एक चीज को स्पेस कब मिलता है? स्पेस मिलेगा रन टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, सबसे पहला हमारा .cpp फाइल होता है, फिर जाके ये कहीं प्री प्रोसेसिंग होती है इस पे, राइट, प्री प्रोसेसिंग, फिर जाके ये कंपाइलर के पास जाता है, फिर जाके ये असेंबली में कन्वर्ट करता है, फिर ये असेंबलर के पास जाता है, असेंबलर इसको .obj यानी कि ऑब्जेक्टिव कोड के अंदर में कंप्लीटली 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर जाके लिंकर आता है जो कि सभी ऑब्जेक्टिव फाइल्स को एक जगह मर्ज करके मेन फंक्शन को मेन पॉइंट बना के जो है .exe फाइल बनाता है। अब सिर्फ .exe फाइल ही तो बनाया ना अभी तक, क्या किसी को मेमोरी मिला? नहीं मिला। कंपाइलर ने तो, कंपाइलर का काम मेमोरी दिलवाना थोड़ी है, कंपाइलर का काम है सिर्फ उसको कंपाइल करना, उसको असेंबली कोड के अंदर में कन्वर्ट करना। बट हमने जो .exe फाइल बनाया, जब उस .exe फाइल पे हम डबल क्लिक करके उसको ओपन करते हैं तभी तो उसको रैम में स्पेस मिलेगा, उससे पहले स्पेस कैसे मिल सकता है, राइट? तो हर एक चीज को स्पेस कब मिलता है? रन टाइम पे, जब हम उसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तब जाके उसको स्पेस मिलेगा, उससे पहले स्पेस नहीं मिलता है। तो हमेशा याद रखना, हर एक चीज को स्पेस कब मिलेगा? रन टाइम पे मिलेगा, ना कि कंपाइल टाइम पे। एनी वेरिएबल गेट मेमोरी अकॉर्डिंग टू इट्स स्टोरेज क्लासेस। अब उनको रैम के किस पार्ट में मेमोरी मिलेगा वो डिसाइड करता है उनका स्टोरेज क्लास, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ऑटो एक्सपेंस, स्टैटिक रजिस्टर, ये सब होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, वेरिएबल की कहानी पूरी हमने सुन ली कि अगर हमें कोई भी वैल्यू स्टोर करवाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है वैल्यू 78, इसको मुझे रैम के अंदर में जो है स्टोर करवाना है, या फिर इसको छोड़ो, हमारे पास एक टास्क है कि हम एडिशन के लिए कोड लिखने वाले हैं। तो एडिशन के लिए सबसे पहले हम 2 नंबर जो है यूजर से इनपुट करवाएंगे, राइट? तो ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होंगे, तो इसके लिए हमें रैम में 2 स्पेस जो है वो चाहिए होंगे। दूसरा, अब हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो भी कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा। तो बेसिकली हमें रैम के अंदर में 3 स्पेस चाहिए, और क्योंकि हम एडिशन अभी के लिए सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के साथ में करना चाहते हैं, तो हमें ये तीनों जो स्पेस है ये किस टाइप के चाहिए? इंटीजर टाइप के चाहिए। तो अब हम किस तरीके से वेरिएबल्स बनाएंगे, किस तरीके से इनमें वैल्यूज जो है वो जाकर स्टोर होंगी? तो सबसे पहला हम जानते हैं सिंटेक्स टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं? तो सिंटेक्स हम बात करें तो सिंटेक्स होता है किसी भी चीज को लिखने का तरीका। जैसे हमारी अपनी ग्रामर होती है ना, प्रेजेंट टेंस को कैसे लिखना है, फ्यूचर टेंस को कैसे लिखना है, पास्ट टेंस को कैसे लिखना है, तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर में हर एक स्टेटमेंट को किस तरीके से लिखना है, उसको लिखने का अपना एक तरीका होता है, जो कि होता है उसका सिंटेक्स। तो यहाँ पे सिंटेक्स सबसे पहले कहता है कि आप सबसे पहले लिख दीजिए डेटा टाइप, यानी कि
आप सबसे पहले कंपाइलर को ये बता दो कि किस टाइप का वैल्यू आपको स्टोर करवाना है। तो हमने पता है कि हमारे पास वैल्यू किस टाइप का है, इंट। अब दूसरा आप लिख दो कि उस स्पेस का, उस मेमोरी जो हमारे पास लोकेशन होने वाली है, उस लोकेशन का हम क्या नाम रखने वाले हैं। हमने लिख दिया अभी के लिए ABC ही नाम रख दो, और लास्ट में आ जाता है सेमीकोलन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जब भी कोई जो स्टेटमेंट है वो एंड होगा, हम हमेशा उसको जो है सेमीकोलन से इस तरीके से एंड कर रहे होते हैं। ठीक है, हम नहीं पुट करेंगे तो हमारे पास एरर जनरेट होके आ जाएगा, जो कि होगा कंपाइल टाइम एरर। तो हमारा सिंटेक्स क्या रहने वाला है यहाँ पे, सबसे पहले हमें लिखना है अपना डेटा टाइप, और उसके बाद में हम लिखेंगे अपना वेरिएबल नेम। तो इसको मैं वेरिएबल नेम ही कर देती हूँ। फिर हम लिखेंगे अपना वेरिएबल नेम एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, 3 वेरिएबल बनाने हैं, तीनों इंटीजर टाइप के होने वाले हैं। तो पहले के लिए हमने लिखा इंटीजर टाइप है, इसका नाम हमने रख दिया A सेमीकोलन। दूसरा भी इंटीजर टाइप है, इसका नाम इस बार हमने रख दिया B। तीसरा भी इंटीजर टाइप है, इस बार हमने इसका नाम रख दिया C। समझ आया? ABC नाम ना रख के हम कुछ ऐसा भी रख सकते थे, जो भी हमारे माइंड में आए, num1, num2 या फिर num3, या फिर हम चाहते हैं कि तीसरा वाला जो है वो एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका नाम हम ऐड रख देते हैं। या फिर क्योंकि ये रिजल्ट बता रहा है तो हम इसका नाम ऐड ना रख के रिजल्ट रख देते हैं। जो भी हमारे माइंड में आए वो नाम हम आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। अब होगा क्या, जब भी हम अपना कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले num1 को रैम के अंदर में जाके स्पेस मिल जाएगा। कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा ये? 4 बाइट। तो सबसे पहले 4 बाइट ऑक्यूपाई कर दिए, और इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या हो जाएगा? num1। फिर वापस 4 बाइट एलोकेट होंगे, इस बार इसका नाम हो जाएगा num2, और ये हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट नाम से लोकेशन LNT। ठीक है, इस तरीके से हमारे वेरिएबल्स बनते हैं। फिर हम इनके अंदर में जाके वैल्यूज को स्टोर करवा लेते हैं। इतना क्लियर है? डेटा टाइप जो भी वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कैसे करना है। अब देखो, ये जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, इससे कंपाइलर क्या क्या समझता है। सबसे पहला उसको पता लगेगा कि इसका टाइप क्या है, यानी कि हम उसमें किस टाइप का वैल्यू स्टोर करवाएंगे। तो किस टाइप का वैल्यू स्टोर करवाएंगे? इंटीजर टाइप। दूसरा, उसको पता लगेगा कि उसका रैम के अंदर में साइज क्या होने वाला है। तो क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप वैल्यू हम स्टोर करवाने वाले हैं, तो ये कंपाइलर पहले फिक्स कर देगा कि जब भी रैम के अंदर में इस num1 को स्पेस मिलेगा, तो क्योंकि इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है, तो इस num1 को कितना स्पेस एलोकेट करवाया जाएगा? 4 बाइट। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कंपाइलर को पता चलती है। और तीसरा, उसका नाम क्या है? तो नाम है num1। हमने ये भी पढ़ा था कि C++ लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर हमने इसका नाम num1 रखा है, और जैसे कि हमने इसका नाम num1 रखा है, तो अगर हम इसमें कोई भी लेटर कैपिटल कर दें कुछ इस तरीके से, तो कंपाइलर इसको पहचानने से मना कर देगा। वो कहेगा दिस इज नॉट डिक्लेयर्ड, दिस आइडेंटिफायर इज अनडिफाइंड। ये एरर हमारे पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया। हर एक आइडेंटिफायर को जब भी हम यूज करेंगे तो उसको पहले डिक्लेयर करेंगे। दिस इज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स। ठीक है, फिर जाके हम इनमें वैल्यूज को असाइन करेंगे। अब वैल्यू कैसे असाइन करते हैं? सिंटेक्स टू डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप इन सिंगल स्टेटमेंट। और ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास अभी हम यहाँ बात करें, 3 वेरिएबल थे, तीनों का सेम ही डेटा टाइप था। अब देखो, ये इंट 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 हमने 3 बार रिपीट किया। क्यों ना हम इसको थोड़ा सा छोटा बना दें, हम इसको एक ही बार लिखें। तो एक ही बार लिखने के लिए, यानी कि एक तो हम लिख रहे हैं बार बार, हमने लिखा इंट A, फिर हमने लिखा इंट B, फिर हमने लिखा इंट C, कुछ इस तरीके से, यानी कि मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल हैं टोटल यहाँ पे? ABC। कितने वेरिएबल हुए? 3। और तीनों का टाइप क्या है? इंट है, यानी कि वी हैव मल्टीपल वेरिएबल्स विद सेम डेटा टाइप। डेटा टाइप की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि डेटा टाइप एक ही बार लिख दो, अपना वेरिएबल नेम लिखो, और उन सबको कोमा के थ्रू सेपरेट करके लिखते जाओ। A हो गया, फिर कोमा num1 हो गया, कोमा C हो गया, कोमा num3 हो गया, कोमा ऐड हो गया। तो अब मुझे बताओ फटाफट से, इस स्टेटमेंट के अंदर में कितने वेरिएबल्स हैं? सबका टाइप इंट होने वाला है, यानी कि इन सभी डेटा टाइप्स का जो वेरिएबल्स हैं, इन सभी वेरिएबल्स का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। सबका 4 बाइट जो है वो स्पेस होगा।
तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हुए टोटल, एक ए है, एक num1 है, एक सी है, एक num3 है और एक ऐड है। सबको हम कोमा के थ्रू सेपरेट करके लिखेंगे, ना कि हम कोई इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि स्पेस कर दिया फिर num1 लिख दिया, नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा इनको कोमा के थ्रू सेपरेट करके हमें लिखना है, बिल्कुल करेक्ट। 5 वेरिएबल हमारे पास है, 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरा, अगर हम इसी स्टेटमेंट में किसी दूसरे डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए हमें वापस से अलग से एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जैसे हम कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हैं, हमने लिखा कैर ए बी और सी। अब सपोज करो कि ये हमारे पास एक ही कोड है, ये वाला, ये जो हमने लिखा, वापस से रेज कर देते हैं। मैंने लिखा कैर ए बी और सी, ये पूरा हमारे पास एक ही है। अब रूल ये कहता है कि एक स्कोप के अंदर में, यानी कि एक बाउंड्री है, मैंने बाउंड्री बना दी, अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो, ये एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर में अगर किसी भी वेरिएबल का नाम एक बार हमने रख दिया, जैसे यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट आ रहा है और अभी के लिए ये वाला स्टेटमेंट नेक्स्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट है, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम क्या क्या रखे, ए बी और सी, तीनों किस टाइप के हैं, कैरेक्टर टाइप के हैं। तो ए नाम हम क्योंकि ऑलरेडी यूज कर चुके हैं और इंटीजर टाइप का भी हमने एक और ए नाम का वेरिएबल बना दिया, सो दिस इज इनवैलिड। एंड ऑल्सो सी नाम भी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं और इसका नाम भी हमने सी रख दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि एक बाउंड्री के अंदर में मल्टीपल वेरिएबल्स का सेम नाम नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे घर के अंदर में किसी का नाम ऑलरेडी प्रिशु है तो उसका वापस से नाम हम सेम नहीं रखेंगे, या फिर हमारे घर के अंदर में 2 बच्चों का सेम नाम नहीं रखते हैं, है ना, तो वही सेम चीज है। तो किस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करेंगे, तो इस तरीके से हम मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। तो अब फटाफट से मुझे आप लोग फ्लोट, डबल, इंट, कैर, बूल, पांचों डेटा टाइप को यूज करके एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करके फटाफट से कमेंट करो। पांचों डेटा टाइप को यूज करके एक एक वेरिएबल बनाओ। नाम कुछ भी हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है आप क्या नाम रखना चाहेंगे। पांचों डेटा टाइप को यूज करके एक एक वेरिएबल बनाओ, फटाफट से कमेंट करो। जल्दी से कमेंट करो, फटाफट से वेरिएबल्स बनाओ पांचों डेटा टाइप को यूज करके। क्या सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स होता है सबसे पहले आप लिखेंगे अपना डेटा टाइप, देन स्पेस, देन अपना वेरिएबल नेम, एंड इन लास्ट वी विल पुट सेमीकोलन। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हो। देखो, मैंने ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन को सही से समझो। पहले मैंने ये नहीं कहा आप लोगों को कि किस टाइप का वैल्यू हम उनमें स्टोर करवा सकते हैं। मैंने कहा है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स जो है, आपको डिक्लेयर करके दिखाना है 5 वेरिएबल। ये तो हमें पता है कि फ्लोट में कोई पॉइंटिंग वैल्यू, इन दोनों में पॉइंटिंग वैल्यू, इसमें बिना पॉइंट वाला वैल्यू, इसमें कैरेक्टर, इसमें ट्रू फॉल्स हम स्टोर करवा सकते हैं। बट हमें अभी वैल्यू स्टोर करवाने की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहे हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करके दिखा दो। क्या मैंने यहाँ कोई वैल्यू लिखा था 7.0 या ऐसा कुछ, या 10 20 ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैंने सिर्फ लिखा डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम। ये एक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल थे, 3 वेरिएबल थे, है ना। अगर एक एक की बात करें तो हम इनको ऐसा भी लिख सकते थे कि कैर ए, या फिर कैर बी, या फिर कैर सी। तो यहाँ टोटल हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, वेरिएबल की हम बात करें, कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो यहाँ मैंने आपको कहा था 5 वेरिएबल बना के दिखाओ, पांचों का अलग अलग टाइप होना चाहिए। तो मेरे पास पहला टाइप है फ्लोट, फ्लोट को यूज करके मैंने कोई वेरिएबल बनाया, इसका नाम मैंने रख दिया एफ। फिर मैंने एक डबल वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप हो गया डबल और नाम हो गया डी। फिर मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दिया आई नाम से, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना दिया मैंने सी नाम से, बूलियन टाइप का वेरिएबल बना दिया मैंने बी नाम से।
बी ऑलरेडी नहीं आया, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो टोटल कितने वेरिएबल हो गए यहाँ पे, 5 वेरिएबल हो गए। देखो ये 1.2, 2.85 ये सब हटा दो, जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना ही याद रखो, अभी तक एडवांस में मत जाओ, ये सब हटा दो इस चीज को, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ बात करूं तो मेमोरी के अंदर में ध्यान से देखना इस चीज को, मेमोरी के अंदर में ये फ्लोट डेटा टाइप है, फ्लोट का साइज होता है 4 बाइट, तो 4 बाइट अलोकेट करवाए जाएंगे और इस स्पेस का, मेमोरी स्पेस का नाम क्या रख दिया जाएगा, एफ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एफ लिया है। दूसरा हमने लिया डबल डेटा टाइप जिसका साइज होता है 8 बाइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसका नाम रख दिया जाएगा डी। इंटीजर डेटा टाइप आई के लिए वही 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करवाया जाएगा, 1 2 3 4, ये नहीं आएगा बीच में, तो इसका नाम रख दिया जाएगा आई, क्योंकि मैंने इस वेरिएबल का नाम क्या रखा है, आई रखा है। यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप है, क्योंकि कैरेक्टर का साइज सिर्फ 1 बाइट होता है, तो सिंगल सेल इसको ऑक्यूपाई करवाया गया, सी नाम हमने इसका रख दिया। बुलियन डेटा टाइप और इसका नाम हमने रख दिया बी, बुलियन का साइज भी क्या होता है, ओनली 1 बाइट, ठीक है। अब क्या वैल्यू स्टोर करवाना है वो हम अभी आगे देखेंगे, अभी तक इतना आपको याद रखना है कि किस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप क्यों लिखना है, देखो जब भी मैं आपको कहूं कि मुझे किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवाना है, आपके माइंड में सीधा सीधा आ रहा होगा कि ठीक है रोल नंबर, तो जो रोल नंबर है वो तो एक बिना पॉइंट वाला वैल्यू होता है। हमारी क्लास के अंदर में अगर 50 बच्चे हैं तो 1 से लेके 50 तक हमारे पास रोल नंबर होंगे, तो 1 से लेके 50 के बीच में कोई पॉइंटिंग वैल्यू ऐसा तो कुछ रोल नंबर होता नहीं है हमारे पास, राइट। परसेंटेज या फी वो सब हो सकते हैं पॉइंट में, बट रोल नंबर एक ऐसा डेटा है जो कि सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू होता है, राइट। तो अगर मुझे किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवाना है तो सबसे पहले मुझे इसका टाइप पता होना चाहिए, तो टाइप क्या है, इंटीजर है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि उसका टाइप क्या होने वाला है, इंटीजर। अब उस मेमोरी लोकेशन का मैं क्या नाम रखने वाली हूँ, वो मैंने रोल नंबर ही रख दिया, मैंने क्या रख दिया, रोल नंबर एंड देन सेमीकोलन। तो अब होगा क्या, अब कम जो भी जब भी ये रन टाइम पे इसको स्पेस अलोकेट करवाया जाएगा तो 4 बाइट इसको दिलवाए जाएंगे और इसका नाम रख दिया जाएगा वही रोल नंबर, सिंपल, ठीक है। अब मैं कहूं कि मुझे किसी भी स्टूडेंट का फी स्टोर करवाना है, ठीक है, क्या स्टोर करवाना है, फी, और मुझे परसेंटेज स्टोर करवाना है, फी छोड़ो परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है, या फिर मार्क्स या परसेंटेज एक ही बात है। तो अब मुझे फटाफट से इसके लिए एक वेरिएबल बना के दिखा दो। इसके लिए क्या वेरिएबल हम यूज करेंगे, मुझे एक स्टूडेंट का, सिर्फ एक स्टूडेंट का परसेंटेज स्टोर करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक वेरिएबल बना के दिखा दो फटाफट से। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सिर्फ डेटा टाइप लिखना है, फिर वेरिएबल नेम लिखना है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, बस, कोई हार्ड काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग पहले से ये मान के बैठे हुए हैं कि कोडिंग तो हमें आता ही नहीं है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकते। देखो मैंने एक बिल्कुल छोटे बच्चे वाली चीज आप लोगों को पढ़ाई है कि अगर मुझे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसके लिए मुझे पहले डेटा टाइप लिखना है, फिर मैंने उसका नाम लिखना है, नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, तो इतना आगे आप लोग क्यों भाग रहे हैं। PER आपने नाम लिख दिया, PER डॉट डॉट डॉट, क्या नाम ये डॉट 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 हो सकता है, जितना हो सकता है उतना ही लिखो ना। फिर ये आपने लिखा है कि इंट नम और इक्वल्स टू 4, फिर सेमीकोलन, मैंने बोला परसेंटेज स्टोर करवाना है, परसेंटेज कभी भी देखा इंटीजर, किसी भी चीज का आप परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज हमेशा एक पॉइंटिंग वैल्यू होता है, तो उसके लिए 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो फ्लोट डेटा टाइप यूज करो या फिर डबल डेटा टाइप यूज करो, 2 ही ऑप्शन है। इंटीजर कभी देखा है परसेंटेज,
फिर आपने लिखा है परसेंटेज पी, क्या होता है परसेंटेज पी? क्या परसेंटेज नाम से हमारे पास कोई डेटा टाइप है? जब यहाँ पे मैंने लिख दिया सीधा सीधा कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखेंगे, देन उसका नेम आप लिखेंगे, देन लास्ट में सेमीकोलन। तो डेटा टाइप हमने टोटली 5-6 पढ़े हैं। ये परसेंटेज नाम का कोई हमारे पास डेटा टाइप होता है? आप लोग पहले से ये मान के बैठे हुए हैं कि कोडिंग तो हमें आता ही नहीं है। एक छोटे बच्चे को भी अगर मैं यहाँ पढ़ा के बिठा के मैं पढ़ा रही होती तो इतनी चीजें तो वो भी बता देता। या तो आप लोगों का कंसंट्रेशन नहीं है क्लास पे, फिर आप लोग कहते हैं कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया हमें। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, क्लास के अंदर में फोकस्ड रहो थोड़े से आप लोग, ठीक है। और इसीलिए मैं नहीं कह रही कि अपने नोट्स बनाओ बैठ के। अभी तो आप लोग जब इस इतनी छोटी सी चीज में आप लोगों का ये हाल है तो आप इतने सारे सब्जेक्ट्स आगे कैसे कवर करोगे? क्लास में फुली कॉन्सेंट्रेटेड रहो। हो सकता है 1-2 बार गलतियां हो जाए, पर इतनी भी नहीं जितनी आप लोग कर रहे हो, ठीक है। तो अभी आगे से ध्यान रखना, सिर्फ अगर हमें कोई भी वेरिएबल बनाना है, सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखेंगे, देन उसका नेम लिखेंगे। अब वो डेटा टाइप, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहा कि मुझे परसेंटेज स्टोर करवाना है, तो देखो परसेंटेज है, परसेंटेज किस टाइप का डेटा हो सकता है? अब कोई भी आपसे एप्लीकेशन बनवाने आएगा तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि मुझे परसेंटेज स्टोर करवाना है, और परसेंटेज सिर्फ एक पॉइंटिंग वैल्यू हो सकता है, तो ऐसा ही वेरिएबल लेना। उसको तो कोडिंग आता ही नहीं है ना। या फिर एग्जाम में जब आप बैठोगे, आप लोगों को दे दिया क्वेश्चन कि मुझे एक परसेंटेज, किसी भी स्टूडेंट का मुझे परसेंटेज स्टोर करवाना है, अब मुझे बताओ इसके लिए क्या डेटा टाइप सही रहेगा? तो परसेंटेज हमेशा ही एक पॉइंटिंग वैल्यू होता है, बिना पॉइंट का परसेंटेज हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने मार्क्स नहीं बोला यहाँ पे, इसीलिए मैंने परसेंटेज बोला था। तो परसेंटेज के लिए हम या तो फ्लोट को यूज करेंगे या फिर डबल को यूज करेंगे। अब ये आप पे डिपेंड है, आप दोनों में से कौन सा यूज करना चाहेंगे। पर परसेंटेज नाम का तो हमारे पास कोई डेटा टाइप नहीं होता है। अगर मैं कहूँ मुझे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवाना है, तो रोल नंबर हमेशा एक इंटीजर टाइप वैल्यू होता है, उसमें पॉइंट हो ही नहीं सकता। क्या आपने कभी देखा अपने क्लासरूम के अंदर में किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 1.2 हो? नहीं। तो हमेशा एक इंटीजर टाइप वैल्यू होता है। तो इसका डेटा टाइप हम हमेशा क्या रखेंगे? इंटीजर। नाम आप कुछ भी रख दो, आप ए रख दो, आप रोल नंबर रख दो, RN रख दो, जो आपका मन करे। अब मैं कहूँ मुझे क्लास का सेक्शन स्टोर करवाना है, अब सेक्शन जो है वो या तो ए है या बी है या फिर सी है। तो अब ये कैसा डेटा हो गया? ये कैरेक्टर टाइप डेटा हो गया, सिंगल कैरेक्टर है, राइट। तो इसके लिए हम वेरिएबल बनाएंगे कैरेक्टर टाइप का। इसका नाम हमने वही सेक्शन ही रख देते हैं, जिस पर्पज से हम इसको यूज करने वाले हैं वही नाम हम रख देते हैं, तो हमने रख दिया सेक्शन। या फिर अब मैं कहूँ मुझे ग्रेड स्टोर करवाने स्टूडेंट्स के, और वो ग्रेड हो सकते हैं या तो ए हो सकता है, बी, सी, डी, और ई मतलब तो फेल ही है। तो ये 5 ग्रेड हो सकते हैं किसी स्टूडेंट के। तो ये डेटा कैसा है? ये भी कैरेक्टर टाइप डेटा है। तो इसका जो वेरिएबल होगा उसका टाइप भी क्या होगा? कैरेक्टर। अब इसका नाम हम, क्योंकि जिस पर्पज से हम यूज करेंगे वेरिएबल का नाम वही रख देंगे, सोचने की जरूरत नहीं है हमें आगे, ठीक है। ग्रेड ही उठा के रख दो, बस हमें टाइप पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर हम इसका टाइप इंटीजर रख दें, कुछ और रख दें, तो वो सारी चीजें उथल पुथल हो जाएंगी। तो जिस काम के लिए आपको बोला है उतना ही हमें करना, उससे आगे हमें देखना ही नहीं है कुछ भी। अब आप लोगों में से आधे वैल्यूज स्टोर करवा रहे थे और आप लोग क्या कुछ लिख रहे थे, तो अब देख लो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कोई भी वैल्यू, हमने वेरिएबल तो बना लिया, हमने लिखा फ्लोट, हमने लिखा परसेंटेज, यही हमने नाम रख दिया, ये हमने एक वेरिएबल बना दिया अपना। अब हमें सीधा से पता है कि ये जाएगा मेमोरी में, और क्योंकि इसका टाइप फ्लोट है तो 4 बाइट इसको मिलेंगे, और इस मेमोरी लोकेशन का नाम परसेंटेज रख दिया जाएगा। अभी तक हमने सिर्फ अपना वेरिएबल बनाया। अब इसमें वैल्यू कैसे हम असाइन करेंगे? असाइन का मतलब क्या है कि इसके अंदर में, इस वेरिएबल के अंदर में हम वैल्यू को कैसे स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं, एक को हम कहते हैं असाइनमेंट, दूसरे को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। अब इसको एक बार ध्यान से सुन लेना और फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुन लेना। मैंने यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये क्या है? ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। ये वाला स्टेटमेंट क्या है? आप लोगों को ऑप्शंस देके पूछ लिया जा सकता है कि इसमें से सिर्फ डिक्लेरेशन कौन सा है, या इनिशियलाइजेशन कौन सा है, या असाइनमेंट कौन सा है। तो ध्यान रखना, जहां पे आपने सिर्फ डेटा टाइप लिखा हो और सिर्फ अपना वेरिएबल लिखा हो, वो आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया अभी तक, यानी कि इस वेरिएबल में आपने कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाया है, हमने सिर्फ और सिर्फ अपना वेरिएबल बनाया है, सो दैट इज डिक्लेरेशन। अब हम बात करते हैं वैल्यू कैसे असाइन करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि वेरिएबल तो डिक्लेयर हो ही चुका है,
अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद अगर हम वैल्यू असाइन कर दें तो सबसे पहले अपना जो भी वेरिएबल नेम है वो हम वेरिएबल नेम लिखेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले अपना वेरिएबल नेम लिखना है, देन इक्वल्स टू और फिर अपना वैल्यू जो है वो असाइन कर देना है। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल नेम था परसेंटेज। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने P कैपिटल लिया था, यहाँ पे भी मैंने P कैपिटल लिया है, बाकी सारे लेटर स्मॉल थे तो स्मॉल ही लिए। जैसा नाम लिखा है वैसा ही उसको आगे यूज करेंगे, एक भी लेटर स्मॉल कैपिटल ऐसा हम चेंज नहीं करेंगे उसमें। नाम लिख दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करो, वैल्यू असाइन कर दो। मैंने लिख दिया 7.8 एंड देन सेमीकोलन। सेमीकोलन तो मस्ट है, जैसे स्टेटमेंट खत्म हो गया लास्ट में सेमीकोलन पुट कर दो। ठीक है, तो फ्लोट परसेंटेज ये हमने डिक्लेरेशन किया। अब यहाँ पे हमने इसको वैल्यू भी असाइन कर दिया। सो दिस is called assignment। ठीक है, ये क्या किया हमने, वैल्यू को असाइन कर दिया। तो अभी हमारे पास जो भी स्पेस बना था मेमोरी के अंदर में इस परसेंटेज के लिए, वहां जाके क्या स्टोर हो जाएगा 7.8, जिसका साइज क्या रहेगा 4। कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करवाए जाएंगे 4। अब मैं बार बार 4 सेल्स नहीं बनाऊंगी, सिर्फ एक ही बनाऊंगी। ठीक है, इसका नाम है परसेंटेज और ये हमने इसका जो है वैल्यू इसके अंदर में स्टोर करवा दिया। दूसरा तरीका हमारे पास ये है, सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें कि हम अपना वैल्यू जो है, अगर हमारे पास जब हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अगर हमारे पास उसका वैल्यू है असाइन करने को, तो हम उसी टाइम पे उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने ग्रेड नाम से अभी एक हमने लिया था वेरिएबल, तो हमने उसका टाइप लिखा खैर, फिर हमने लिख दिया ग्रेड। अब ये हमने डिक्लेरेशन किया है इतना। अब डिक्लेरेशन के टाइम पे अगर हमारे पास कोई वैल्यू है असाइन करने को, तो वहीं पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज करेंगे और वो वैल्यू जो है हम उसको असाइन कर देंगे, सिर्फ इतना सा। ठीक है, देखो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से इंटरेस्ट इसमें आने लगेगा। मेरा भी यही हाल था, मुझे पहले ऐसा ही लगता था, मुझे लगता था कि इसमें मैथमेटिक्स चाहिए होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और उसी टाइम पे हमने उसको वैल्यू जो है वो असाइन कर दिया। ठीक है, सो दिस इज इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन क्या है, ध्यान रखना कि हमने डिक्लेयर भी किया, वैल्यू भी असाइन कर दिया, यानी कि डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट। ठीक है, असाइन भी कर दिया वैल्यू, साथ के साथ में डिक्लेयर भी कर दिया। दोनों काम अगर हमने साथ में किए हैं, सो दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। तो ये 3 होते हैं। सबसे पहले वैल्यू को डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन के टाइम पे अगर आपके पास वैल्यू नहीं है तो बाद में डिक्लेयर कर देंगे और उसको कहेंगे असाइनमेंट। अगर डिक्लेरेशन के साथ में ही वैल्यू है असाइन करने को, तो उसको हम कहेंगे इनिशियलाइजेशन। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही इनफ है। इसी पे आप लोग प्रैक्टिस करें। इससे रिलेटेड आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि अब हम कल करेंगे। पीडीएफ आप लोगों को दे दी जाएगी, तो आप पहले इसको रिवाइज कर लेना अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आए तो। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही इनफ है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पीडीएफ मिल रहा है, पहले जो पीडीएफ शेयर किया था उसी के अंदर में हमने जो कल टॉपिक डिस्कस किया था डेटा टाइप, वो पहले वाले में ही था, इसीलिए कल जो पीडीएफ है वो अपलोड नहीं किया गया। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद हैप्पी कोडिंग। और पढ़ते रहो, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बिल्कुल भी इसको अगर हम पहले ही किसी चीज के लिए लेके बैठ जाएंगे कि ये तो बोरिंग है या फिर ये अच्छा नहीं है, तो वही हमारे साथ आगे होगा, वो हमें इंटरेस्टिंग लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो इंटरेस्ट के साथ में पढ़ो, चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हैं, जितना हम सोच रहे हैं उससे बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। कोई डाउट है तो फटाफट से 2 मिनट के अंदर में पूछ लो, वरना हम यहीं पे इसको एंड करते हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो ऑपरेटर है इसको हम कहते हैं असाइनमेंट। जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमने पढ़ा होगा कि हमने अगर कभी भी ऐसा लिखा है 5 = 5, तो ये ऑपरेटर हमारे पास होता था इक्वल्स टू, जो कि बताता है कि दोनों साइड में, इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है वो दोनों इक्वल है।
राइट। अगर दोनों इक्वल हैं तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा, नहीं है तो उसका रिजल्ट फॉल्स होगा। बट यहाँ पे हमारे पास ये ऑपरेटर इक्वल्स टू ऑपरेटर नहीं है, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि अगर हमें किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना है देन वी विल यूज दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। हमेशा ही ये यूज इसीलिए यूज करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम हमेशा किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करेंगे, इसके अलावा कहीं पे भी हम इसको यूज नहीं करेंगे। इक्वल्स टू की बात करें तो उसके लिए हम डबल असाइनमेंट या हम कह सकते हैं ये वाला हमारे पास डबल इक्वल्स टू को यूज करते हैं। तो ये है हमारे पास इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है, जब ऑपरेटर्स के टाइम पे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। और दूसरा चीज ये भी याद रखना, जो वेरिएबल नेम है वो हमेशा हमारा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट साइड में वैल्यू होगा और लेफ्ट साइड में वेरिएबल नेम होना चाहिए। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में, यहाँ वेरिएबल नेम नहीं होगा, जिसको हम असाइन कर रहे हैं, जिस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, ठीक है। मैं नेटवर्किंग नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर में। अभी 8:30 पे दूसरी क्लास का टाइम है, ठीक है, जो कि अभी होने ही वाला है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर में।